नमस्कार दोस्तों, MS चौहान मैं आज आपको कराऊंगा चैप्टर नंबर 1 GOC क्वेश्चन नंबर 31 और उससे आगे। तो देखते हैं दोस्तों 31 और उससे आगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट हीट ऑफ कंबस्शन। देखो मेरे दोस्तों, हीट ऑफ कंबस्शन के लिए मैंने बताया था कि हीट ऑफ कंबस्शन, भैया कंबस्शन का मतलब क्या है। कंबस्शन का मतलब है किसी चीज को बर्न करना, जला देना, किसी चीज की बर्निंग, कंप्लीट बर्निंग जो होती है, पूरी तरह से जलाना जो होता है उसे हम कंबस्शन कहते हैं दोस्तों। तो हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन का सीधा सीधा मतलब किसी चीज को जलाओगे तो क्या होगा। इसका रूल भी मैंने बताया था। क्या रूल बताया था? सबसे पहले आप कार्बन एटम्स को देखोगे, कार्बन एटम्स को देखोगे कि हाँ किसमें कार्बन एटम्स ज्यादा हैं। जिसमें कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा हीट ऑफ कंबस्शन देगा। अगर कार्बन एटम्स दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में इक्वल हैं, इक्वल कार्बन एटम्स हैं, तो इक्वल कार्बन एटम्स होने की कंडीशन में फिर आपको क्या करना है, फिर दोस्तों आपको स्टेबिलिटी देखनी है। जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी वो ज्यादा हीट ऑफ कंबस्शन देगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में दोस्तों, जो कार्बन है वो सब में इक्वल है, कार्बन है वो सब में इक्वल है। तो आप जरा देखो कि कहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कार्बन अगर इक्वल है तो आप ए ऑप्शन को चेक करो फटाफट। यहां पर ये प्लेन के ऊपर है दोस्तों, प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे है। तो प्लेन के ऊपर होने की वजह से यहां पर दोस्तों रिपल्सन फोर्स काम करेगा। प्लेन के ऊपर होने की वजह से दोस्तों यहां पर रिपल्सन फोर्स काम करेगा। और अगर यहां पर रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है, यहां पर रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, इसका मतलब है इसकी हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा होगी। अरे भैया लेस स्टेबल हो गया ना, रिपल्सन काम कर रहा है तो लेस स्टेबल हो गया, और हीट ऑफ कंबस्शन वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर रिपल्सन की वजह से लेस स्टेबल हो गया। और अगर आप बी को चेक करो तो बी ने तो कहर ढा दिया। बी ने कहर क्या ढाया, ये यहां पर प्लेन के ऊपर, यहां पर प्लेन के ऊपर और यहां भी प्लेन के ऊपर, तो इन सब में रिपल्सन लगेगा। यहां रिपल्सन करने वाले दो थे और यहां पर रिपल्सन करने वाले तीन हो जाएंगे। और अगर यहां पर रिपल्सन करने वाले ये तीन हो गए तो ये तो इससे भी कम स्टेबल हो जाएगा, यानी ये तो लीस्ट स्टेबल होगा। लीस्ट स्टेबल होने का मतलब क्या है कि हाँ इसमें ज्यादा हीट निकलेगी जब इसे जलाओगे। हमें क्या सर्च क्या करना है, हमें सर्च करना है जो कम से कम हीट निकाले। तो अगले पर चलते हैं दोस्तों। अगले में क्या है कि अगले में यहां ये तो प्लेन के ऊपर है दोस्तों, ये तो प्लेन के ऊपर है, और यहां पर दो ये ऐसे हैं जो प्लेन के नीचे हैं, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है। तो ये मोस्ट स्टेबल होगा जितने भी गिवन हैं। और अगर मोस्ट स्टेबल है कोई चीज तो वो लेस हीट रिलीज करेगी, लेस हीट ऑफ कंबस्शन देगी। तो यही आंसर हो गया कि हाँ ये लेस हीट ऑफ कंबस्शन देगा, यही इसका आंसर हो गया। दोबारा से फिर देख लो भैया, जहां पर रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। हमें ढूंढना है उन्हें जो कम रिपल्सन फोर्सेस लगा करके स्टेबल हो जाएं, और कम रिपल्सन फोर्सेस लगाकर अगर स्टेबल हो गए तो उस केस में वो कम हीट प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब सी करेक्ट आंसर है। 32 पर देखते हैं दोस्तों कि हाँ जी 32 क्या कहता है।
32 में क्या है, रैंक द फॉलोइंग सब्सटेंस इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग हीट ऑफ कंबस्शन। इसमें भी दोस्तों हीट ऑफ कंबस्शन ही बताना है, और हीट ऑफ कंबस्शन बताना है तो स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। मेरे दोस्तों ये छोटी रिंग है, इसमें स्ट्रेन ज़्यादा है, छोटी रिंग है, ये स्ट्रेन रिंग है, तो भाई जब इसमें स्ट्रेन ज़्यादा है तो ये कम स्टेबल हो गई, लीस्ट स्टेबल हो गई, लीस्ट स्टेबल हो गई। साथ में यहाँ पर 2 मिथाइल भी जुड़े हुए हैं, साथ में यहाँ पर 2 मिथाइल भी जुड़े हुए हैं, एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये, और दोनों प्लेन के ऊपर हैं, तो ये रिपल्सन भी लगाएंगे। तो स्टेबिलिटी के मामले में ये लीस्ट स्टेबल हो गया, क्योंकि छोटी रिंग भी है और रिपल्सन भी है, तो ये लीस्ट स्टेबल हो गया, ये लीस्ट स्टेबल हो गया। और अगर ये लीस्ट स्टेबल है तो इसका हीट ऑफ कंबस्शन सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम हीट ऑफ कंबस्शन हो जाएगा। अगर ये लीस्ट स्टेबल है तो मैक्सिमम हीट ऑफ कंबस्शन हो जाएगा, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अगले पर। यहां पर भी स्ट्रेन है, देखो ना 4 मेंबर रिंग है, ये भी स्ट्रेन्ड है, यहां पर भी जबरदस्त स्ट्रेन है, 4 मेंबर रिंग है। और अगर 4 मेंबर रिंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड रिंग है, लेकिन यहाँ रिपल्सन थोड़ा कम है, क्योंकि एक प्लेन के ऊपर है तो दूसरा प्लेन के नीचे है। यहाँ पर रिपल्सन नहीं है, इनके बीच रिपल्सन नहीं है, तो एक ही फैक्टर है जो इस स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। ये 4 मेंबर रिंग है, स्ट्रेन है, लेकिन ये रिपल्सन नहीं है, ये अबव प्लेन है, और मेरे दोस्तों ये बिलो प्लेन है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका हीट ऑफ कंबस्शन वो इसके कंपैरिजन में लेस हो जाएगा। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, तो 5 मेंबर रिंग में थोड़ी स्ट्रेन कम हो जाती है, थोड़ी स्ट्रेन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये तो लेस स्ट्रेन्ड है, लेस स्ट्रेन्ड रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6 मेंबर रिंग, इसमें तो वेरी लेस स्ट्रेन्ड, वेरी लेस स्ट्रेन्ड, यहां पर तो स्ट्रेन है ही नहीं, बहुत ही कम स्ट्रेन है। तो मेरे दोस्तों अगर हम देखें स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। और अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो इसका हीट ऑफ कंबस्शन सबसे कम हो गया, उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी, फिर इसकी, और आप देख लीजिए कि जो रिंग के स्ट्रेन का मामला होता है, रिंग स्ट्रेन का जो मामला होता है, वो रिंग स्ट्रेन कुछ इस तरह से चलती है। 3 मेंबर रिंग, फिर दोस्तों 4 मेंबर रिंग, फिर दोस्तों 5 मेंबर रिंग, फिर दोस्तों 6 मेंबर रिंग, ये रिंग स्ट्रेन चलती है। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी सबसे कम है, स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो उस केस में हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा हो गया। 32 हो गया। 33 पर चलते हैं दोस्तों। 33 क्या कहता है उसको भी एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी ये 33 क्या कहता है, इसको भी हम अच्छी तरीके से देखने के सिस्टम में लग जाते हैं कि हाँ जी ये 33 क्या कहता है, इसको भी देखते हैं। हमें निकालना है लोवेस्ट पीके, हमें निकालना है क्या, लोवेस्ट पीके निकालना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। PKA इज इक्वल टू होता है log 1/KA। इसका मतलब है दोस्तों कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो PKA के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इससे क्या रिजल्ट निकला, लोवेस्ट PKA, इसका मतलब मैक्सिमम एसिड स्ट्रेंथ चाहिए,
या मोस्ट एसिडिक चाहिए, आपको मोस्ट एसिडिक चाहिए, लोवेस्ट pKa के लिए मोस्ट एसिडिक चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। मोस्ट एसिडिक चाहिए, मोस्ट एसिडिक चाहिए, सबसे ज्यादा एसिडिक चाहिए। आपको कुछ ऐसी तलाश करनी है कि सबसे ज्यादा एसिडिक बन जाए। आपको ऐसी तलाश करनी है कि सबसे ज्यादा एसिडिक बन जाए। आपको ऐसी तलाश करनी है कि सबसे ज्यादा एसिडिक बन जाए। आपको इस चीज की तलाश करनी है कि हाँ जी सबसे ज्यादा एसिडिक बन जाए। आपको तलाश करनी है कि सबसे ज्यादा एसिडिक बन जाए। ऐसी चीज की तलाश करनी है जिससे कि सबसे ज्यादा एसिडिक बन जाए। एसिडिक सबसे ज्यादा होना चाहिए, इस चीज की आपको तलाश करनी है। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को देखो, यहां पर H है। अगर H को निकाल के मैं माइनस चार्ज लगा दूं दोस्तों, तो देखिए कितना बड़ा कमाल होगा। H को निकाल करके मैं माइनस चार्ज लगा दूं दोस्तों, तो आप देखो कि कितना बड़ा कमाल हो जाएगा, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। मैं आपको जरा वो बात बताना चाहता हूं। ये निगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में रहेगा, तीनों रिंग के साथ कंजुगेशन में रहेगा। निगेटिव चार्ज will be in conjugation with all three rings, और ये निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर कंजुगेट बेस एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी दोस्तों तो उस केस में pKa वैल्यू लोवेस्ट होगी। और अगर आप देखो ना तो ये इधर से ही बंधा हुआ है, इधर हर तरफ से बंधा हुआ है, तो कोई रिंग में रोटेशन नहीं होगा। यानी कि जो रेजोनेंस है नेगेटिव चार्ज का वो बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छा रेजोनेंस होगा, और ये नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल होगा। एसिड का एनायन, एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। यही वो चीज है जिसकी लोवेस्ट pKa होगी और मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो आंसर 33 का ये है। 34 पर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और 34 को देखते हैं कि हाँ जी 34 क्या कहता है, उस पर भी जरा कुछ गौर फरमाते हैं कि हाँ जी 34 का क्या मामला है। 34 को देखिए दोस्तों, 34 क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग XYZ in decreasing order of boiling point। बॉइलिंग पॉइंट मेरे दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास के। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर। मेरे दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों किसके? अदर सेकेंडरी फोर्सेस के, अदर सेकेंडरी फोर्सेस के। जो अदर सेकेंडरी फोर्सेस होते हैं जैसे वान डर वाल्स फोर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों सरफेस एरिया के। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, इसके सिवाय और कुछ नहीं होता है बॉइलिंग पॉइंट में, हर जगह लगेगा। इसी सीक्वेंस में थोड़ा सा याद कर लीजिए कि हाँ जी सबसे पहले मैं मोलिकुलर मास देखूंगा, फिर चल करके मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखूंगा। इस तरीके से थोड़ा सा अपने दिमाग में याद कर लीजिएगा। कई बार मोलिकुलर मास का इस्तेमाल नहीं भी होता है, ये सिचुएशन भी आती है, तो आप इन 3 पॉइंट्स को अपने दिमाग में जरूर भरिएगा, जरूर 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 भरिएगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि हाँ 34 क्या कहता है। आपको बॉइलिंग पॉइंट करना है, बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट करना है दोस्तों।
तो देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके लिए फोन अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं दोस्तों? फोन। फ्लोरीन सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नंबर आता है दोस्तों किसका? नाइट्रोजन का नंबर आता है। उसके बाद दोस्तों किसका नंबर आता है? नाइट्रोजन का नंबर आता है। तो ये फोन हो गया, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो अब देखो कि फोन कहाँ है। आप अगर इस कंपाउंड को देखें, ये कंपाउंड जो मैं देख पा रहा हूं पहली ही फिगर है इसकी, तो यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। अब दोस्तों मैं अगला अगर कोई देख पा रहा हूं तो ये है जहां पर दोस्तों नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन है, ये देख पा रहा हूं दोस्तों। तो अब इसके बाद आप देखिए दोस्तों, ये आपको मैं ऑक्सीजन देख पा रहा हूं, शायद कुछ ऐसा मामला बन रहा है, हाँ जी। और फिर मैं दोस्तों नाइट्रोजन के साथ CH3 देख पा रहा हूं, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। और अब देखिए कुछ ये है आपके पास 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के साथ दोस्तों यहां पर CH3 लगा हुआ है। फोर्सेस का ये ऑर्डर होता है, फोर्सेस का ये ऑर्डर होता है, फोर्सेस का दोस्तों यही ऑर्डर होता है। इसी को समझने की कोशिश कीजिएगा, फोर्सेस का यही ऑर्डर। देखो दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों ऐसा ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, किसी भी सूरत में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली नहीं है। तो इन दोनों में दोस्तों हमें देखना पड़ेगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? ये 6 मेंबर वाला है, इसमें 2 लोन पेयर हैं, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा मेरे दोस्तों और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा मेरे दोस्तों। तो ऐसे सीन में ये सिस्टम बन करके आ जाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। पहले आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखो, उसके बाद कहीं सरफेस एरिया को देखो, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखो, उसके बाद कहीं सरफेस एरिया को देखो, तो ये आंसर बन करके तैयार होगा। 34 के बाद चलते हैं दोस्तों 35 पर, देखते हैं 35 क्या कहता है। इसमें हमें निकालना है एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या निकालनी है दोस्तों? 35 में निकालनी है हमें एसिडिक स्ट्रेंथ की। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी कम होगी? ये एसिडिक स्ट्रेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी कम होगी, इसको देखना पड़ेगा। तो 35 में चलते हैं दोस्तों और एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या मामला है, क्या नहीं मामला है। आप देखो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि आपको -m देखना पड़ेगा, -h देखना पड़ेगा, -I देखना पड़ेगा। और दोस्तों जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों, यानी कि मेरे दोस्तों आपको +m देखना पड़ेगा, आपको +h देखना पड़ेगा, आपको +I देखना पड़ेगा। अरे कौन इलेक्ट्रॉन खींचता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला, अपनी तरफ खींचने वाला खींचता है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। इसको देखना पड़ेगा कौन दे रहा है कौन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, इलेक्ट्रॉन को लेने वाले, लेने वाले, लेने वाला, इलेक्ट्रॉन को देने वाले। जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं।
तो दोस्तों एस लेने वालों पर चलते हैं। ये आप देखिएगा तो ये कार्बोनिल ग्रुप है दोस्तों, ये माइनस चार्ज होता है और ये प्लस चार्ज होता है, यानी कि ये लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दोस्तों। अब आप चलिए यहां पर कहीं पर ये भी लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और अब चलते हैं दोस्तों यहां पर है तो ये लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये H। तो जो H है H ये जो हाइड्रोजन है जिसे एसिडिक स्ट्रेंथ शो करनी है, इसकी बलाएं लेने वाले, एक बला लेने वाला ये है, एक बलाएं लेने वाला ये है, एक बलाएं लेने वाला ये है, ये तीन ऐसे हैं जो इसकी मुसीबतों को ले सकते हैं। किसकी? इसकी। इसका मतलब अरे भाई नहीं समझे, ये इसका दादा है, इसकी मुसीबतों को ये ले सकता है, ये इसका बाप है, इसकी मुसीबतों को ये ले सकता है, ये इसका मामा है, इसकी मुसीबतों को ये ले सकता है। तो ये तो अच्छी तरह से खेलेगा ही, इसकी एसिडिफिकेशन सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसकी मुसीबतों को लेने वाले, इसकी समस्याओं को लेने वाले। तो अब चलिए आगे कौन सा है जहां मुसीबतें लेने वाले सबसे ज्यादा खड़े हैं। आप मुसीबतों को जो ले सकते हैं उनको जरा देखिएगा। यहां पर दो हैं जो इसकी मुसीबतों को ले सकते हैं। यहां अगर H है, ये H है, तो इसकी मुसीबतों को लेने वाले कौन है? ये H है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करेगा। ये इसका पापा है, बाप है, जो इसकी मुसीबतों को ले सकता है। और ये इसका मामा है जो इसकी मुसीबतों को ले सकता है। तो ये अरे यहां पर दादा भी था ना, तो ये थोड़ा सा कम एसिडिक हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे की कहानी क्या है, कौन कौन इसकी मुसीबतों को लेने के लिए खड़ा है। तो यहां पर इसकी मुसीबतों को लेने के लिए यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां पर H है, ये इसकी मुसीबतों को लेने के लिए खड़ा है। केवल पापा है, केवल इसका बाप है। किसका? इसका, इस एसिडिक का केवल बाप है। और अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसका पापा मर गया है, इसका मामा है, इसका मामा है, इसका पापा मर गया है, इसका मामा है। तो ये दोस्तों इस तरीके से आपको चल करना पड़ेगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। अब चलते हैं 36 पर कि हाँ जी 36 क्या कहता है, 36 को देखने की कोशिश करते हैं। आप इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो अगर मुसीबतों को लेने वाला है, निगेटिव चार्ज को विड्रॉ करने वाला है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और जो मुसीबतों को देने वाला है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। इस तरीके से कर लीजिएगा। 36 पर चलते हैं दोस्तों। 36 में एक यहां पर ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड यहां पर डबल बॉन्ड। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैं लिख देता हूं, इसे आप थोड़ा सा याद रखिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। अगर एक रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। अरे पाई है ना, यहां पर 2 पाई हो जाते हैं भाई। एक रिंग से 1, 2 पाई से 2, 1 पाई से 1। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को डिसाइड किया जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या सिस्टम है, इसमें क्या सिस्टम बन करके खड़ा होता है, किस तरीके से चलेगा। जगह थोड़ी सी खाली कर लेता हूं मैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो देखने में। ये दोस्तों रिंग है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो यहां पर दोस्तों 1 रिंग प्लस 3 क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 हो गया दोस्तों। तो एक तो इसे देख लो,
इसके पड़ोस में जो मैं देख पा रहा हूं कुछ इस तरीके से लगा हुआ है पड़ोसी के साथ, तो यहां पर क्या है दोस्तों, 1 रिंग, इसके लिए 1 वैल्यू होती है। यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है, केवल रिंग और पाई बॉन्ड कंट्रीब्यूट करते हैं। यहां पर नीचे भी कुछ लगा है दोस्तों, यहां पर देखिएगा, यहां पर मेरे दोस्तों यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो 1 + 1 ये दोस्तों 2 हो गया। यहां पर इस डायरेक्शन में चलिए दोस्तों, तो अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो यहां पर 1 डबल बॉन्ड हो गया दोस्तों। तो आप देख लीजिए यहां पर भी एक वैल्यू आ रही है। अब दोस्तों यहां पर चलो तो इस डायरेक्शन में आपको एक डबल बॉन्ड मिल गया, यहां पर दोस्तों 1 डबल बॉन्ड मिल गया। तो इस सिचुएशन में भी एक ही आ रहा है दोस्तों, और यहां पर दोस्तों 2 डबल बॉन्ड आई थिंक मिल रहे हैं, हाँ जी मिल रहे हैं। तो यहां पर 2 डबल बॉन्ड्स मिल रहे हैं, और यहां पर दोस्तों 2 डबल बॉन्ड्स मिल रहे हैं। तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रेंसेशन 2, यहां पर 1 2 1 3 और 4 7 और 1 8 8 और 2 10 और 1 11, टोटल हो गया 11। काउंट करने का सिस्टम सीख लो, क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है, थोड़ी सी हल्की फुल्की नॉलेज आपको थर्मोडायनेमिक्स की होनी चाहिए, बहुत थोड़ी सी, ज्यादा की जरूरत वो भी नहीं है। चलिए 37 पर देखते हैं कि 37 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37, लिटिल बिट नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। क्या कहता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 3 मिथाइल ब्यूटीन। दोस्तों 3 मिथाइल ब्यूटीन को बना लो मेरे दोस्तों, ये 3 मिथाइल ब्यूटीन है, और यहां पर दोस्तों है 2 पेंटीन, यहां पर मेरे दोस्तों 2 पेंटीन को बना लो ऐसे। तो दोस्तों ये आप 1 2 3 4 5 ये 2 पेंटीन है दोस्तों, 2 पेंटीन है, और ये दोस्तों 2 3 मिथाइल ब्यूटीन है, ये मेरे बच्चों 3 मिथाइल ब्यूटीन है। आप क्या करो, ज्यादा परेशान मत हो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, ऐसा एजम्पशन कर लो। किस काम के लिए, थोड़ा इजी बनाने के लिए यार, और कुछ नहीं है। क्या है दोस्तों, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करता है तो बनाएगा क्या, ऐसा कुछ बना देगा ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा बना देगा। इसमें कितनी हीट निकलती है दोस्तों, 30 निकलती है, 30 किलो कैलोरी पर मोल, 30 किलो कैलोरी पर मोल। अगर इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है, तो ये क्या बनाता है दोस्तों, ये कुछ इस तरह की कहानी बनाता है, ए ऐसे, और यहां पर हीट कितनी निकलती है मेरे दोस्तों, यहां पर निकल रही है 28, यहां पर निकल रही है 28 किलो कैलोरी पर मोल। कहीं कोई परेशानी नहीं है, ये A है और ये B है दोस्तों, इसे आप C ले लो दोस्तों, इसे आप D ले लो। कोई किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखते हैं, डेल्टा RH रिएक्शन की एंथैल्पी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सिग्मा डेल्टा FH ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा FH ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा होता है दोस्तों। तो ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक के लिए -30 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में एक तो C है तो डेल्टा FH ऑफ C, इसे मैं डायरेक्ट C ही लिख रहा हूं, और रिएक्टेंट में A है तो A लिख रहा हूं, और इसकी 0 होती है दोस्तों, इसकी 0 होती है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है।
यहां सेम फंडा लगा देते हैं, -28 प्रोडक्ट में डी है, -b कर देता हूं दोस्तों, इसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब ये भी एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है दोस्तों, ऐसा सिस्टम होता है। अब आगे क्या कह रहा है, ये तो जैसा तैसा हो ही गया, अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम करते क्या हैं दोस्तों, हम इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं दोस्तों। तो -30 प्लस 28 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये आपके पास C माइनस डी हो जाएगा दोस्तों, C माइनस डी हो जाएगा, C माइनस डी हो जाएगा, और प्लस दोस्तों B हो जाएगा, माइनस A हो जाएगा। ये वैल्यू प्लस में चली जाएगी, ये तो माइनस है ही है, ये आपके पास C है, ये माइनस में चली जाएगी। ये ऐसा सिस्टम बन करके तैयार हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है दोस्तों, ये वाला, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसका हीट ऑफ कंबस्शन दोस्तों, इसका हीट ऑफ कंबस्शन, देखो इसको मैं यहां बंद करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये हो चुका, अब थोड़ा सा अलग डेटा दे रखा है। तो ये दोस्तों हीट ऑफ कंबस्शन C है, इसको जला रहे हैं, जला रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 CO2 बनेगा, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे दोस्तों, C5H12 होता है दोस्तों, तो C6H2O बन जाएगा। इसकी वैल्यू जो दे रखी है दोस्तों वो 784 दे रखी है, ये दे रखी है 784। तो दोस्तों आपको इसमें कुछ खास झगड़ा झंझट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है वो इसके लिए गिवन है दोस्तों, इसके लिए गिवन है, तो ये आपके पास ऐसा प्लस O2 है दोस्तों, और इसमें भी 5 CO2 बनेगा और प्लस 6H2O बनेगा, क्योंकि ये भी C5H12 है और ये भी दोस्तों C5H12 ही है। इसमें जो वैल्यू है वो 782 है, 782 है दोस्तों। अब करो क्या, आपको क्या चाहिए, C माइनस D चाहिए, तो ये तो D है ना दोस्तों, तो इन दोनों को माइनस कर दो, तो C माइनस D, ये माइनस ये, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कटेगा, CO2 से CO2 कटेगा, इससे ये कटेगा दोस्तों, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 784 माइनस 782, ये दोस्तों आ जाएगा 2 वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों आप क्या करो, यहां पर C माइनस डी की वैल्यू रख दो, तो B माइनस ए आ जाएगा, यही आपको निकालना है, तो B माइनस ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये आपका सिस्टम पूरा तैयार हो गया। अब चलिए दोस्तों 38 पर चलते हैं। 38 कि 38 क्या कहता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। किस पर चलते हैं, 38 पर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 की क्या कहानी है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। 38 पर चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट्स इन हाइपर कंजुगेशन। मेरे दोस्तों हाइपर कंजुगेशन में कौन सा पार्टिसिपेट करता है, ये आपको मेरे दोस्तों बताना है। यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है दोस्तों, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये H है दोस्तों, और यहाँ पर मेरे दोस्तों H है। तो दोस्तों देखो जरा, ये आपका ये डबल बॉन्ड है, इसके रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन है दोस्तों, इसे कहते हैं अल्फा कार्बन, इसे कहते हैं दोस्तों अल्फा कार्बन। इसके रेस्पेक्ट में जो कार्बन है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। अरे इससे सीधा जुड़ा कार्बन पहला कार्बन, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन, पहला कार्बन अल्फा कार्बन।
और उस पहले से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, पहले से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। मेरे दोस्तों हाइपर कंजुगेशन में केवल अल्फा हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता है, हाइपर कंजुगेशन में केवल अल्फा हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता है और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो एक तो ये करेगा, एक ये करेगा। आप कहोगे ये क्यों नहीं करेंगे? अरे ये तो दूसरा है ना, ये दूसरा है, पहला नहीं है। पहला कार्बन उससे जुड़ा हाइड्रोजन, ये तो दूसरा कार्बन और उससे जुड़े हाइड्रोजन, तो ये नहीं करता, पहला करता है। अब 38 के बाद दोस्तों हम चलते हैं 39 पर, हम चलते हैं दोस्तों 39 पर, चलते हैं 39 पर, देखते हैं कि 39 क्या कहता है। 39 पर चलते हैं, 39 को देखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ OH ग्रुप। दोस्तों क्या है, जो मुसीबतों को लेने वाले हैं, विड्रॉ करने वाले हैं, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। चाचा है, मामा है, दादा है, ये बाप है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। जो मुसीबतों को देने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, दोस्त हमेशा मुसीबत देता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। तो चलिए हम देखते हैं 39 में कि कहाँ क्या ऑर्डर होगा। मुसीबतों को लेने वाले कहाँ पर हैं उसकी तलाश करते हैं। 1 2 मेरे बच्चों यहाँ पर OH है, यहाँ पर एक मेरे बेटा बच्चों, यहाँ पर मेरे दोस्तों OH है। तो आप देखो ना, ये इससे जुड़ा हुआ कार्बन यहाँ पर CH2 है, इसकी वजह से ये जो बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का बेंजीन है, ये दूर है, दूर है, दूर है, दूर है। ये तो इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी दोस्तों? कम। तो इसकी मोर एसिडिक, सीधा जुड़ा हुआ है, मोर एसिडिक। ये बीच में CH2 है, तो ये कंपैरेटिवली लेस एसिडिक आ जाएगा। इन दोनों में देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों आई थिंक यहीं पर ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है, ये ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है, हाँ जी ऐसा ही जुड़ा हुआ है। और अब देखिएगा ये OH, ये OH, ये OH, यहाँ पर CHOH है, CHOH है। तो दोस्तों जरा इसको समझो, ये इसकी ये जो ना बेंजीन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, और जितने CH2 होते हैं ना दोस्तों, CH2 एल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। तो इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो नंबर 1 रैंक इसकी जाएगी, नंबर 2 इसकी जाएगी, नंबर 3 रैंक जो है एसिडिक में इसकी जाएगी। और फिर जो है दोस्तों यहाँ देखो एक OH यहाँ दे रखा है, ये यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो इसकी रैंक 4 जाएगी, यानी ये सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। ये मुसीबतें देने वाले हैं, ये मुसीबतें देने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये मुसीबत देने वाला है, मुसीबत देने वाला है, देने वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी देने वाला है। और यहाँ पर ये तो लेने वाला है, लेने वाला है, मुसीबत लेने वाला है, ये मेरा पेन नहीं चल रहा है, लेने वाला है, और इधर देने वाला है। तो इस तरह से देख लीजिए इसकी रैंक 4 हो जाएगी। अब चलते हैं 40 पर और देखते हैं दोस्तों कि 40 क्या कहता है, उसको भी तलाशने की, उसको भी सर्च करने की हम पूरी कोशिश में लग जाते हैं कि 40 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, उसकी तलाश में भी हम लग जाते हैं। क्या निकालना है? आयनाइजेशन among the following alcohols the decreasing order of is ionization under the acidic conditions। कहाँ पर
आयनाइजेशन सबसे आसानी से होगा। आयनाइजेशन 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 सबसे आसानी से कहाँ पर होगा? देखो दोस्तों, इसको थोड़ा सा आपको शिद्दत से लें। यहाँ पर आयनाइजेशन, अगर यहाँ आयनाइजेशन होता है तो प्लस बनेगा, और यहाँ पर आप देख लीजिए आयनाइजेशन होगा तो प्लस बनेगा, आयनाइजेशन होगा दोस्तों तो प्लस बनेगा, आयनाइजेशन होगा तो प्लस बनेगा, और अगर ये प्लस बनेगा तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक दुनिया में सबसे बकवास चीज है, लीस्ट स्टेबल है। तो थोड़ा बहुत ये आयनाइजेशन से पहले स्टेबिलिटी थी, तो ये अब उससे बड़ी कोई मान लो मुसीबत में है, कोई मान लो मुसीबत में है और उसे और मुसीबत दी जाए, ये तो अच्छी चीज नहीं ना, ये तो और मुसीबत में आ गया। इससे पहले ही अच्छा था, यानी ये आसानी से आयोनाइज नहीं होगा, ये आसानी से आयोनाइज नहीं होगा, ये आसानी से आयोनाइज नहीं होगा। अब दूसरे पर चलते हैं दोस्तों, एक को और तलाशते हैं, उसको देखते हैं कि इसमें क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग बैठानी है, 7 मेंबर रिंग बैठानी है, 7 मेंबर रिंग बैठानी है। ये 7 मेंबर रिंग बैठ गई, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। और दोस्तों देखो जरा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, नहीं है, और यहाँ पर +4 लगा दिया जाए तो दोस्तों इतने को देखो, बीच वाली को, बीच वाली में क्या चेंज आया उसको देखना है। ये दोस्तों नॉन एरोमेटिक हो गई। क्या हो गई दोस्तों? नॉन एरोमेटिक हो गई, नॉन एरोमेटिक हो गई। नॉन एरोमेटिक है तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, आयोनाइज हो सकती है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब अगले को देखो दोस्तों कि अगले का मामला क्या है। अगले को देखें अगर, तो अगला जो है वो कुछ इस तरीके से है दोस्तों। यहाँ पर O है, यहाँ पर अगर हम प्लस चार्ज लगा दें और ऐसा सिस्टम बन जाए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से सिस्टम बन जाए दोस्तों, तो यहाँ आप देखिए ये एरोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो अगर कोई चीज एरोमेटिक हो जाए जो कि मैक्स स्टेबल है, मैक्सिमम स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है, तो और क्या चाहिए आपको? यानी ये आसानी से आयोनाइज होगा और ये सबसे कम आसानी से आयोनाइज होगा। ये आयोनाइजेशन का ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आयोनाइजेशन का ऑर्डर, इस अल्कोहल के आयोनाइजेशन का ऑर्डर पढ़ने के बाद अब चलते हैं दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट के लिए बताया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सरफेस एरिया सेकेंडरी फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सरफेस एरिया सेकेंडरी फोर्सेस, यही आप लगाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सरफेस एरिया सेकेंडरी फोर्सेस, यही आप लगाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सरफेस एरिया सेकेंडरी फोर्सेस। तो अब 41 में चलते हैं, आपको लोवेस्ट ढूंढना है। ये नाइट्रोजन जरूर है लेकिन यहां पर CH3 जुड़ गया दोस्तों, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, नो H बॉन्ड, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो गया, क्योंकि और जितने दिख रहे हैं वो सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में कामयाब हैं। उनमें जो नाइट्रोजन है, उन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, इसलिए इसका लोवेस्ट होगा। अब आप चलते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज बिलो नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक जो नहीं है, एरोमेटिक नहीं, आइसोमर जो नहीं है, आइसोमर पूछ रहा है, तो आइसोमर जो नहीं है, नॉट आइसोमर हमें निकालना है, नॉट आइसोमर, आइसोमर जो नहीं है। आप इसे देख लो, आइसोमर जो नहीं है, आइसोमर जो नहीं है, आप इसको देखो कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 रिंग, 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, तो कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गई? 2।
इसमें देखो दोस्तों, अगले वाले में देखो, 2 रिंग हैं और 2 रिंग होने का मतलब है 2 रिंग्स हैं। इसका मतलब कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गई। कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। आइसोमर होने के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल होना चाहिए और मोलिक्यूलर मास इक्वल होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो दोस्तों, यहां पर भी इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है दोस्तों? 2 ही है। 2 रिंग हैं और 2 रिंग हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया। 2 रिंग्स हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया। अगले में देखते हैं दोस्तों, अगला तो कमाल का है भाई, अगला तो कमाल का है भाई। क्यों है कमाल का? उसकी कमाल की कहानी देखो। यहां पर देखिए, ये 1 रिंग, कौन सी? ये 1 रिंग, एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, ये 1 रिंग और एक रिंग बीच में है, 1 रिंग ये हो गई। तो टोटल रिंग कितनी हो गई? टोटल रिंग हो गई 3। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3। तो यही नहीं है, बाकी के 3 आइसोमर हैं लेकिन ये आइसोमर नहीं है। बाकी के 3 आइसोमर है लेकिन ये आइसोमर नहीं है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल होना चाहिए। अगला चलते हैं दोस्तों 43 पर कि 43 क्या कहता है। 43 सबसे आसान है। क्या निकाल रहा है? बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ निकाल रहा है दोस्तों। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है दोस्तों। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है। ये आसपास, ये आसपास, ये आसपास OH और ये दोस्तों F। ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। इस चार्ज को थामने की ताकत, इस चार्ज को होल्ड करने की ताकत इसकी सबसे ज्यादा है। इस चार्ज को थामने की ताकत, इस चार्ज को होल्ड करने की ताकत इसकी सबसे कम है। तो ये बहुत जल्दी डोनेट करेगा। इसकी थामने की ताकत ही नहीं है, ये बहुत जल्दी डोनेट करेगा। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। निगेटिव चार्ज को संभालने की ताकत कार्बन की है ही नहीं, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। फ्लोरीन पकड़े बैठे रहेगा, देगा ही नहीं, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो गई। अब चलिए आगे 44 पर चलते हैं दोस्तों। 44 चलते हैं, 44 पर चलते हैं दोस्तों। 44 पर, 44 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव इफरवेसेंस। क्या? बुदबुदाहट। बोलो, इफरवेसेंस, इफरवेसेंस, बुदबुदाहट, इफरवेसेंस, बुदबुदाहट। कौन नहीं देगा? कौन नहीं देगा? जो H2CO3 से वीक होगा वो CO2 की बुदबुदाहट नहीं देगा। जो H2CO3 से वीक होगा, एसिड वीकर देन H2CO3 will not give what? Effervescence। वो नहीं देगा। तो दोस्तों अगर आप H2CO3 को देखें तो H2CO3 कुछ इस तरीके से होगा। कार्बोनेट ऐसा होता है, इसमें 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और अगर हम इसको कार्बोनेट को नहीं लेते, ऐसे भी लेते हैं, तो 2 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। 2
2 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मेरे बच्चों हमेशा, मेरे दोस्तों हमेशा याद रखो, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर वाला ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आप फिनॉल को देखो तो ये नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर देता है, नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर देता है। इक्विवेलेंट कहां है? अरे यार यहां पर चार्ज ऑक्सीजन पर, यहां पर चार्ज कार्बन पर, इक्विवेलेंट तो है ही नहीं, ये नॉन इक्विवेलेंट देता है, नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर देता है। तो नॉन इक्विवेलेंट वाला बेकार, इक्विवेलेंट वाला अच्छा। फिनॉल कभी भी इफरवेंसेस नहीं देता है, फिनॉल कभी भी इफरवेंसेस नहीं देता है। और सब देंगे 45 पर चलते हैं। 45 क्या कहता है? 45 पर चलते हैं। 45 क्या कहता है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। 45 क्या कहता है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज मैक्सिमम सोल्युबिलिटी इन वाटर। दोस्तों ये है फथैलिक एसिड, इसे कहते हैं फथैलिक एसिड, इसे कहते हैं फथैलिक एसिड। इस फथैलिक एसिड का ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो पानी से घृणा करता है, पानी से हेट करता है, पानी को दूर भगाता है। हाइड्रोफोबिक, फथैलिक में हाइड्रोफोबिक है। सक्सीनिक में भी हाइड्रोफोबिक है। ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोकार्बन वाला है, पानी से घृणा करता है, पानी को देखते ही परेशान हो जाता है। मैलोनिक, इसमें बड़ा छोटा सा हाइड्रोफोबिक है, बड़ा छोटा सा, इसे 2-4 थप्पड़ मार के काम चलाया जा सकता है। तो ये मोस्ट सोल्यूबल है। तो मोस्ट सोल्यूबल कौन सा? मैलोनिक एसिड मोस्ट सोल्यूबल है। सैलिसिलिक को भी देख लेते हैं। सैलिसिलिक एसिड ये होता है COOH और OH, इसमें भी दोस्तों हाइड्रोफोबिक पार्ट है सैलिसिलिक एसिड। और आपको बता दूं इन एसिड्स के नाम भी याद कर लीजिएगा। 45 तक हो गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।